आपको ये जो फाइल है ये नजर आ रही है स्क्रीन पर। जी जी, आ रही है। बाकी जो स्टूडेंट्स है वो इंशाल्लाह जो ना वो ज्वाइन कर लेंगे हमें। हम जो क्लास को शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो है बीएलसी लेक्चर, बीएलसी कोर्स का जो ये थर्ड लेक्चर है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना आज हम शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सिर्फ एक कानून नहीं है, इसके साथ दूसरा भी एक और कानून है जिसको हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहते हैं, जो कि 1930 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट कर दिया गया। इसको हम देखेंगे आगे कि ये किस तरह मामलात हुए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद में टोटल 238 सेक्शन हैं, जिसमें से ऐसा था कि पहले सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक ये सेक्शंस डील करते थे सेल ऑफ गुड्स से, यानी कोई चीज को सेल किस तरह किया जाएगा। फिर 1930 में सेल ऑफ गुड्स के ये जो सेक्शन से इनको रिपील कर दिया, यानी यहाँ से खत्म कर दिया गया और इसका अलग कानून बना दिया गया जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि आज कल हम जो है वो पढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ये जो है 25 अप्रैल 1872, 1872 में इसको बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कानून को, जिस वक्त सेल ऑफ गुड्स भी इसके साथ था। लेकिन 1930 में फिर सेल ऑफ गुड्स को अलग कर दिया गया। अब 1872 का मतलब है कि उस वक्त तो पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था, देयर वाज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान एज वेल। उस वक्त जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश का कानून था सब कॉन्टिनेंट में, तो उस हिसाब से इस कानून को बनाया गया। तो कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कि वैसे ही हम अमेजिंग फैक्ट्स से ही किसी कानून को हमेशा शुरू करते हैं। तो देयर आर सम सडन अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच विद विच वी स्टार्ट दिस लेक्चर। शेयर्ड कॉलोनियल हेरिटेज, इंडिया और पाकिस्तान जो है उस उन दोनों के लिए ये सेम ही कानून है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज भी इंडिया में ये कानून एप्लीकेबल है और हमारे पास भी इंडिया ने कुछ अमेंडमेंट्स कर ली हैं और हमने भी कुछ अमेंडमेंट्स कर ली हैं। ठीक है, मगर ये एक कानून दोनों मुल्कों में एप्लीकेबल है, क्योंकि उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था, देयर वाज ओनली वन कॉन्सेप्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इस कानून के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जनरल प्रिंसिपल्स भी हैं, प्लस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं। यानी मैं कहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टू पार्ट्स, दो इसके पार्ट हैं। एक जो पार्ट है वो जनरल प्रिंसिपल से डील करता है। जनरल प्रिंसिपल्स किस तरह कि ऑफर क्या होगी, एग्रीमेंट क्या होगा, प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किस तरह, तोड़ा किस तरह जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है जनरल प्रिंसिपल्स का, जो कि सेक्शन 1 से लेकर 75 तक है, ये जो सेक्शंस है जनरल प्रिंसिपल से डील करते हैं, यानी इन चीजों से डील करते हैं। उसके बाद शुरू होता है पार्ट 2, जो कि डील करता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से। और ये जो पार्ट है वो 124 सेक्शन के बाद शुरू होता है, सेक्शन 124 से लेकर 238 तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 76 जो है ना, ये गलत लिखा है। यहाँ पर लिखा जाएगा 124। यहाँ से लेकर 238 सेक्शंस जो हैं, ये सेक्शंस डू डील विद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। बाकी जो 76 से लेकर 123 तक सेक्शंस थे वो तो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड थे और वो रिपील हो गए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो डिवाइड इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, सो द आंसर इज टू पार्ट्स, जनरल प्रिंसिपल्स प्लस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सेल ऑफ गुड्स वाज वंस पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 76 टिल 123, बट लेटर ऑन इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम दैट इन 1930। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इसको ब्रिटिश यानी अंग्रेज थे, उन्होंने इस तरीके से बनाया कि आज के दौर में जो कि डिजिटल वर्ल्ड माना जाता है, ठीक है, एडवांस मॉडर्न टाइम जिसको कंसिडर किया जाता है,
उस वक्त अंग्रेजों ने इस तरह इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया जो कि आज भी एप्लीकेबल है। आज इस डिजिटल वर्ल्ड में भी ये कानून जो है ना वो चल रहा है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इंटरनेट। जो है ना, लोग तो आज इंटरनेट पर भी मुआहदे करते हैं ना, एग्रीमेंट इंटरनेट पर ही बन जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी जो है ना वो हायर कर रही है पाकिस्तान के किसी मेंबर को, पाकिस्तान के यहाँ पर किसी बंदे को, तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एन ई कॉन्ट्रैक्ट विच इज इंटर्ड इनटू। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश राज ने उस वक्त ऐसा कानून बनाया जो कि आज भी एप्लीकेबल है इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स को भी जो है ना देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, दिस इज अ फेडरल लॉ। फेडरल लॉ का मतलब है कि ये पूरे पाकिस्तान पर, टू द होल ऑफ पाकिस्तान इट इज एप्लीकेबल, अप्लाइड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो एक एडिशनल बात करता है कि इफ एनी कस्टम और ट्रेड इज प्रैक्टिस्ड, तो ठीक है, अगर कोई कस्टम या ट्रेड की प्रैक्टिस हो रही है तो उस कस्टम या ट्रेड को ये कानून छेड़ता नहीं है। ठीक है ना, यानी वो वहीं पर रहेगी अगर वो कस्टम या ट्रेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है। यानी अगर वो कस्टम या ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी सेक्शन को वायोलेट नहीं करती है, छेड़ती नहीं है, तो वो वैसे ही बरकरार रहेगी हमेशा के लिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी कस्टम या ट्रेड, कोई भी मिसाल दें कि कौन सी एक कस्टम या ट्रेड हो सकती है जो कि वो व्हाट वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी प्रोविजन को भी जो है ना वो वायोलेट ना करे? कोई आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सर वो इलीगल कोई भी चीजें मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए वो इनको करते हैं वॉयलेट इलीगल ऑब्जेक्ट्स को। हाँ, अगर इलीगल ऑब्जेक्ट की देखें ना ट्रेड वगैरह हम करेंगे तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वायोलेट कर देगी। तो अगर वायोलेट कर देगी तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कस्टम्स और ऐसी ट्रेड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर वायोलेट नहीं करती है तो फिर वो एप्लीकेबल रहेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ चलेगी, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वायोलेट नहीं करती है। इस तरह की कोई आपको, अब जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि इस तरह की कोई कस्टम या ट्रेड मौजूद है। आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कौन सी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो सिचुएशन एक कस्टम और ट्रेड से डील करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी प्रोविजन को, किसी सेक्शन को वायोलेट भी नहीं करती। ऐसा कोई आपको पता है? सर शिपिंग जो होती है शिपिंग भी वो नहीं करती। मतलब मैंने अभी कहीं किसी के साथ एग्रीमेंट किया है किया है कॉन्ट्रैक्ट किया है एक, तो वो मुझे शिपमेंट सेंड करेगा। मतलब जो इंटरनेशनल डील्स होती हैं वो मोस्टली वही होती हैं। हाँ, लेकिन शिपमेंट जो है ना वो कोई कस्टम नहीं है। ठीक है, कस्टम या ट्रेडिशन वो नहीं है। शिपमेंट से रिलेटेड बहुत कानून है और आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी शिपमेंट की बड़ी एक वजाहत दी गई है एक्सप्रेस्ड टर्म्स में। मैं आपको चले एक इलस्ट्रेशन बता देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, देखें। इमेजिन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। एक होलसेलर है, बेचता है एक रिटेलर को कोई चीज, एक कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों ने बना दिया इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट डजंट स्पेसिफाई अ डिलीवरी टाइम फ्रेम। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है, ये होता नहीं है। मैं एक आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ कि कस्टम या ट्रेड इस तरह की हो सकती है। सपोज करें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये कस्टम है कि वहां पर अगर कोई होलसेलर जो है ना कोई रिटेलर को कोई चीज बेचता है, ठीक है, कोई भी चीज बेचता है, तो और वहां पर जो है ना उनके लिए कोई डिलीवरी का टाइम फिक्स नहीं है। होलसेलर ने फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिया, अभी दिया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों ने बनाया। होलसेलर कहता है कि मैं जो है ना आई शैल डिलीवर यू वेरी सून दी प्रोडक्ट्स, मैं आपको प्रोडक्ट जो है जल्दी दे दूंगा। टाइम डिलीवरी का नहीं बताया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं हुआ है डिलीवरी का टाइम। तो डिलीवरी का टाइम क्या हो सकता है? इन दिस इंडस्ट्री इट इज कस्टमरी टू डिलीवर गुड्स विद इन 30 days ऑफ एन ऑर्डर। ठीक है, तो उनकी रवाज ये है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रवाज ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज टाइम फ्रेम अगर लिखा नहीं गया तो विद इन 30 days, ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट बना, ऑर्डर दिया, विद इन 30 days जो है डिलीवरी करनी होगी। ये कस्टम बना हुआ है उनका, वो उनका रवाज है कि विद इन 30 days इट्स टू बी डिलीवर्ड टू द रिटेलर बाय द होलसेलर।
ठीक है, ये एक सिनेरियो वन है। इफ द होल सेलर डिलीवर्स विद इन 30 डेज अगर वो होल सेलर जो है ना वो डिलीवर कर देता है, द रिटेलर कैन नॉट क्लेम अ ब्रीच। तो फिर जो है ना रिटेलर ये नहीं कह सकता कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। होलसेलर कहेगा हमारा तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो ये रवाज है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा हुआ तो इट इज टू बी डिलीवर्ड विद इन 30 डेज। हम सब जो होलसेलर है वो 30 दिनों में डिलीवर करते हैं। तो ये कस्टम है, तो मैंने किस तरह ब्रीच किया है, तो इट्स नॉट अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिनेरियो टू देखें। इफ द होलसेलर डिलीवर्स आफ्टर 60 डेज, अगर 60 दिनों के बाद वो चीज डिलीवर करे तो इसका मतलब है कि होलसेलर ने उस कस्टमरी कानून को तोड़ दिया, उस कस्टमरी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, उस कस्टमरी टाइम फ्रेम को तोड़ दिया। तो इस तरह की जो है ना कस्टम्स या ट्रेड हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई कस्टम या ट्रेड है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि इन कस्टम तो ट्रेड को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छेड़ेगा नहीं। ये अगर चल रही है तो चलती रहेंगी, और तब तक चलती रहेंगी जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी प्रोविजन को वायोलेट नहीं करती। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजन को अगर वायोलेट नहीं करती तो ये जो है चलती रहेंगी। आपको ये सिचुएशन समझ में आई, इलस्ट्रेशन? जी जी सर, आगे समझ में। मतलब उनका वो रिवाज चल रहा है कि हम इतने दिनों में करते हैं। तो उनका वो क्या बोलते हैं, जो भी सामान लेते हैं उनसे उनको पता है कि मतलब इनका ये है कि 30 दिन, अगर टाइम नहीं बताएंगे तो मतलब 30 दिन के अंदर ही भेज देंगे। इनका रवाज है, कस्टमर ही होता है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरह के कस्टम्स जो है ना उसको भी, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये बड़ी खासियत है कि इस तरह के कस्टम्स और ट्रेड को भी उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने छेड़ा नहीं है। इट इज इनफोर्स्ड, मैं कहूँ। तो चलते हैं वापस, हमने क्या देखा कि कस्टम या ट्रेड जो है ना अगर प्रैक्टिस हो रही है तो होती रहेगी। इन्फ्लुएंस, अब ये सातवां अमेजिंग फैक्ट है कि इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। यानी जो ब्रिटिश ने ये जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया ना, तो उस वक्त जो ब्रिटिश के, ये कौन है, वली मोहम्मद फुल पोटो इज एंटरिंग द वेटिंग रूम, इज एंटर द एडमिट। ठीक है, तो क्या है भाई, उस वक्त जब ब्रिटिश राज ने, अंग्रेजों ने जब कानून बनाया तो उस वक्त उस सब कॉन्टिनेंट में जो कुछ सर्टेन टर्म्स से यूज होते रहे, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख दिए। आज तक वो जो है ना सर्टेन टर्म्स पाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसे टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिसकी अब एप्लीकेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो मौजूद है। अमेंडमेंट भी उसको अमेंड भी नहीं करते, क्योंकि लेजिस्लेचर्स जो है ना वो कहती है कि अमेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये बड़े भले ये टर्म्स पड़े हों, अगर इस तरह का मामला हुए हैं तो ये जो है ना टर्म्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, वरना बड़े पड़े रहे। फॉर एग्जाम्पल पगड़ी एक टर्म है, PUGREE, ये बहुत अब कम एप्लीकेबल है पाकिस्तान के अंदर। ये पगड़ी जो है ना उस वक्त एप्लीकेबल था व्हेन, जब जो है ना वो ब्रिटिश राज जो कानून बना रहे थे उस वक्त एप्लीकेबल था, लेकिन इट्स नो मोर एप्लीकेबल नाउ। तो इस तरह के बहुत सारे और टर्म्स हैं जो कि अब जो है ना वो अप्लाई नहीं होते। एक सेक्शन है सर कॉन्ट्रैक्ट, इसकी क्या मीनिंग है, आपने जो अभी वर्ड बताया? पगड़ी पगड़ी, PUGREE, पगड़ी। उसकी मीनिंग क्या है, मतलब इसको क्या जो है ना सेंस क्या होता है उसमें? इसको हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर। सही है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते। वी शुड डिस्कस दिस टर्म इन व्हाट वी कैन से इन एट लेंथ along with the illustration। सही है। जी सर, ठीक तो एक सेक्शन है, सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 56। ठीक है, इस जो है ना सेक्शन को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जो बहुत सारे जूरिस्ट हैं वो इसको कहते हैं कि दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन यानी फंस गए। व्हेन एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म सच एज इन केसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स और सडन डेथ्स एक्सेट्रा। यानी एक बंदे ने वादा किया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि अब वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, उसने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा, अर्थक्वेक आएगा, प्रॉपर्टी टूट गई। अब ये बंदा क्या कर सकता है? ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट होकर वो बैठ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से भी डील करता है, सेक्शन 56 डील्स विद दैट। ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड द टर्म फ्री कंसेंट। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक हो ही नहीं सकता दो पार्टीज के दरमियान अनटिल एंड अनलेस देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्री कंसेंट। अगर मेरी रजामंदी नहीं है, फ्री रजामंदी, रजामंदी तो हो सकती है लेकिन फ्री रजामंदी, फ्री कंसेंट,
फ्री कंसेंट जब तक नहीं है, देन एट दैट टाइम देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ अ वैलिड एंड लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ तक चीजें, ये अमेजिंग फैक्ट्स जो है ना मैं इसलिए बताता हूँ ताकि जो एक्चुअल एसेंस ऑफ लॉ है ना, कानून की बुनियाद जो है ना वो समझ में आ जाए। तो क्या इन चीजों से आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नौयत का पता चला, क्लियर हुआ या नहीं? पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है हकीकत में? जी सर। ठीक है। अब जो है ना बढ़ते हैं हम सेक्शंस की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, देर आर टू पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पहले पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स जो कि हैं। ऑफर क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, खुद कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इन चीजों को जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर 2 जो है ना वो इट डील्स विद इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्या आपको पता है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज सर किसी को इंटरप्रिटेट करते हैं, इंटरप्रिटेशंस आ मतलब जाते हैं जी। जैसे हमें एग्रीमेंट को कहना है कि मतलब उसके कितने टाइप्स हैं वो बताते हैं, इसमें इंटरप्रिटेट करते हैं किसी भी टॉपिक को, उसकी मतलब एक्स्ट्रा चीजें बताना, जैसे वजाहत करना। हाँ जी, वली मोहम्मद साहब आप कुछ कह रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि जिसमें डेफिनेशंस होती हैं, बेसिक डेफिनेशंस जो लॉ की, जो एक्ट की उसकी होती हैं, वो इंटरप्रिटेशन क्लास में मौजूद होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब दोनों ने सही कहा, लेकिन शेरिया साहब आपने जो है एक जनरल एक्सप्लेनेशन दी, और वलीमोहन साहब आपने स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन दी। इंटरप्रिटेशन टर्म का मतलब, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जब कानून में जब बात आ जाए ना इंटरप्रिटेशन क्लॉज के, इसका मतलब है डेफिनेशंस। वो डेफिनेशन से ही डील करेगा, यानी पूरे कानून की डेफिनेशन मौजूद होगी फिर उसमें। हमेशा इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है ना वो स्टार्टिंग वाले सेक्शंस में मौजूद होता है, वेदर इट इज सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 हो सकता है, फर्स्ट वन सेक्शन फर्स्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 1 ऑलवेज, सेक्शन 1 ऑफ एनी लॉ डील्स विद शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द लॉ। लेकिन सेक्शन 2 जो है ना वो उसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो सकती है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 4 में हो सकती है, जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सीआरपीसी में। बाकी पीपीसी में तो सब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन थे रिलेटिंग टू दी डेफिनेशन। चलें, बात अब मेन क्या है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज हम पढ़ रहे हैं, यानी अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेसिफिक टर्म्स होंगे उसकी उनकी डेफिनेशंस मौजूद होगी। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज प्रोपोजल। अब ये पूरी एक स्टोरी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की खूबसूरती ये है कि वो इंटरप्रिटेशन, ये जिसके जो टर्म्स है ना जिसको हम क्लॉजेस कहते हैं, ठीक है, उनको एक स्टोरी बनाकर इन्होंने बयान किया है कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। तो सो बिकॉज ऑफ दैट डेफिनेशन आई से दैट दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो प्रोपोजल क्या होता है? प्रोपोजल का मतलब होता है कि एक बंदा कहे, अपनी विलिंगनेस शो करे टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग फॉर ऑब्टेनिंग दैट पर्सन एसेंट। यानी एक बंदा जो है ना अपनी रजामंदी शो कर रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या मैं कुछ नहीं करना चाहता। हम समझते हैं कुछ करना चाहता हूँ को, एक बंदा जो है ना विलिंगनेस शो कर रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि क्या मैं वो चीज करूं या ना करूं। प्रोपोजल तो ये होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इसको इसी तरह डिफाइन करता है कि क्या मैं ये चीज करूं या ना करूं। अगर वो सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ तुम करो, तो इसका मतलब एक है वो एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो द नेक्स्ट टर्म इज एक्सेप्टेंस। अगर वो कहता है कि यस, वो अगर एसेंट अपनी दे देता है तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टेंस दे रहा है। दैट इज एक्सेप्टेंस एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं करूं या ना करूं का यहाँ पर मतलब होगा कि वो कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई चीज जो है ना इंडेमनिटी तौर देना चाह रहा है, कोई चीज ऑन बेलमेंट देना चाह रहा है, बेल देना चाह रहा है, ट्रस्ट देना चाह रहा है। ठीक है, अपनी कोई कार को बेचना चाह रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हें ये चीज बेचूं या ना बेचूं, तुम लोगे इसको? तो अगर वो दूसरा बंदा कहता है कि यस, इसका मतलब है कि दैट पर्सन हैज गिवन हिज एक्सेप्टेंस। तो वो बंदा जो प्रोपोजल देगा दैट इज कॉल्ड प्रोमिसर, और वो बंदा जो उसको एक्सेप्ट करेगा दैट इज कॉल्ड प्रोमिजी। एक टर्म है कंसिडरेशन।
बड़ा एक रोल है, बड़ी एक इम्पोर्टेंस है कंसिडरेशन टर्म की, जिसका अक्सर मतलब लोगों को पता ही नहीं होता। और कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद ने भी इतना व्हाट वी कैन से डिटेल में डिफाइन नहीं किया है। तो कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज कंसिडरेशन, और मुझे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ कि कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। सर कंसिडरेशन सर जो होता है वो एक अमाउंट ऑफ मनी होता है जो हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, तो वो एक कंसिडरेशन तौर पर एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ए है, वो दूसरे के बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके साथ वो एग्रीमेंट में जो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो एक्सचेंज करते हैं किसी भी चीज के लिए, वो वैल्यू जो एक्सचेंज करेंगे या वो जो मनी देंगे, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है। लेकिन कंसिडरेशन इज नॉट ओनली बाउंड टू मनी, सही है ना? सिर्फ मनी पर वो बाउंड नहीं है, कंसिडरेशन यस कोई भी सर। हो सकती इस है। पे इस पे ऐसे हो सकता है कि मतलब आप हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप मेरे लिए वो चीज करें, मैं आपके लिए वो चीज करूँ, मतलब ऐसे होते हैं ना। वो भी हो सकते हैं। सिर्फ वो ऐसे नहीं होते जो जिन पर इस भाई ने बताया है कि मतलब मुझे कोई चीज आपको देनी है तो मैं आपको पैसे दूंगा, ये नहीं होता। पैसे पे डिपेंड नहीं करता, मतलब आप मुझ पे वो रिटर्न फेवर भी कर सकते हैं। शेर, आपकी जो ना आवाज बहुत कम आती है, जिसकी वजह से ना इट्स टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सर मैंने बोला कि जैसे इन भाई ने बोला कि मैं आपके लिए कोई चीज करूंगा तो आप मुझे उसके वो देंगे, क्या बोलते हैं। जैसे इन भाई ने बोला, मगर ऐसे होता है कि अगर आप हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मतलब आप मेरे लिए ये काम करेंगे तो इन रिटर्न फेवर मैं आपके लिए दूसरा काम कर सकता हूँ। ये भी एक हुआ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ। बिल्कुल 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 सही, एग्जैक्टली exactly. दोनों ही सही हैं। लेकिन आपने उसको ज्यादा वजाहत दी। अ, देखें, कंसिडरेशन जो है ना वो गुड्स की भी हो सकती है, कंसिडरेशन सर्विसेज की भी हो सकती है। ठीक है? तो वो जो वलीम मोहम्मद साहब थे, वो जो है ना कंसिडरेशन हमें बता रहे थे गुड्स की, यानी पैसे देना। पैसे गुड्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है? गुड्स देना। और आप जो हमें बता रहे थे वो दोनों बता रहे थे कि गुड्स भी हो सकते हैं या सर्विसेज भी हो सकती हैं। जिस तरह सर्विस आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई काम कर दूंगा, तो दिस इज अ सर्विस। ठीक है? तो कंसिडरेशन का सिंपल मतलब वही है जो कि आप दोनों ने बताया, कि इन ल्यू ऑफ समथिंग, यानी एक के बदले में दूसरी चीज। मैं जब किसी को अपनी कार बेच रहा हूं ना, तो मैं उसको बेच रहा हूँ ऑन कंसिडरेशन ऑफ समथिंग, कि वो मुझे कंसिडरेशन पे करेगा। कंसिडरेशन कौन सी पे करेगा? कि वो मुझे पैसे देगा। ठीक है? तो वो जो मुझे पैसे दे रहा है, दिस इज कंसिडरेशन। मेरी जो कार है वो उस दूसरे बंदे के लिए कंसिडरेशन है, और उसके पैसे मेरे लिए कंसिडरेशन है। ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं कि दोनों तरफ से, या मैं कहूँ कि पैरेलल रिलेशनशिप इसको कहा जाता है, कि कंसिडरेशन कंसिडरेशन दोनों तरफ से होती है। ठीक है? अगर दोनों तरफ से कंसिडरेशन नहीं होगी ना, सिर्फ एक तरफ से कंसिडरेशन होगी, इट मीन्स दैट इज गिफ्ट, वो गिफ्ट है। या दैट इज विल, वो वसीयत होती है। अगर जब जब दोनों तरफ से कंसिडरेशन होने लगे, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको पता चला? जी हाँ सर, समझ आ गया सर। हाँ। ठीक है ना? मैं किसी को गिफ्ट देता हूँ, तो वो तो मुझे कुछ नहीं देता, मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ। तो दिस इज कंसिडरेशन फ्रॉम वन साइड ओनली। अब बढ़ते हैं हम आगे। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस मेकिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों के लिए जब वो कंसिडरेशन हो, इज कॉल्ड एग्रीमेंट। यानी ऐसे वादे, ऐसे प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस जिसमें कंसिडरेशन दोनों के लिए हो, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। इसी तरह जो रेसिप्रोकल प्रोमिस यानी दोनों तरफ से जब प्रोमिस हो, कंटेनिंग द कंसिडरेशन हो दोनों तरफ से, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिस। उसके बाद दूसरा टर्म है वॉइड एग्रीमेंट। मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट? आपने सुने हैं ये टर्म्स? जी सर। अवॉइड एग्रीमेंट वो होता है कि
जो मतलब उसमें इलीगल ऑब्जेक्ट्स, अगर मिसाल तो एग्जांपल लूँ तो मतलब इसमें इलीगल ऑब्जेक्ट्स आ गए या कोई मसला आ गया तो वो वॉइड हो सकता है, शुरू से ही वॉइड होगा। सही। ठीक है। अब वॉइडेबल ये होता है कि जो एक पार्टी है उसके ऑप्शन पे होता है, मतलब किसी पार्टी का अगर फॉल्ट हो गया तो सामने वाले के वो ऑप्शन पे होता है कि वो वॉइड करे या ना करे, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे या ना करे, या एग्रीमेंट को खत्म करे या ना करे। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। वॉइड एग्रीमेंट जो है ना वो एक टर्म होता है, एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब पता है आपको? जी हाँ सर, सुना हुआ है। मीनिंग पता है कि इसकी, एब इनिशियो? इन द बिगिनिंग, एब इनिशियो फ्रॉम द मीन सर बिगिनिंग। स्टार्टिंग, स्टार्ट ऑफ समथिंग। हाँ, इनिशियो यानी इनिशियल। ठीक है ना, एब इनिशियो लैटिन टर्म है। इसका मतलब है कि इन द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, इन द स्टार्ट ऑफ समथिंग। जब एब इनिशियो कोई कोई जो है ना वो एग्रीमेंट अनलॉफुल हो, इलीगल हो, रॉन्गफुल हो, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं और पर्सन बी एक कॉन्ट्रैक्ट तो ना कहूँ, एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट में ये होता है कि मैं जो है ना उसको बेचूंगा एक बच्चा। आई एम गोइंग टू सेल अ चाइल्ड टू दैट बी, और वो मुझे देगा पैसे। अब सपोज करो भाई, मैंने बच्चा तो उसको दे दिया लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ अब? मे आई गो टू नो कोर्ट? सर, क्योंकि वो नो सर, क्योंकि वो जो सामने वाला बंदा है वो अनसाउंड माइंडेड है, और उसकी एज ऑफ वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट करने की एज नहीं है। नहीं, आप मेरी इलस्ट्रेशन को समझे नहीं। मैंने ये कहा, कौन, हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ना वो एग्रीमेंट है कि आई एम सेलिंग अ चाइल्ड, मैं एक बच्चे को बेच रहा हूँ, जो कि अनलॉफुल है। कभी एक बच्चे को कैसे बेच सकते हैं? तो मैं एक बच्चे को सेल कर रहा हूँ बी को। बी ने मुझे बी को मैंने बच्चा सेल कर दिया, लेकिन बी ने मुझे पैसे अभी तक दिए नहीं है, क्योंकि पैसे तो देने होंगे ना। मैं बच्चा सेल सेल कर रहा हूँ, आई एम सेलिंग हिम समथिंग। तो मैंने उसको सेल कर दिया, लेकिन उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए इन कंसिडरेशन। तो क्या अब मैं कोर्ट में जा सकता हूँ कि मुझे बी ने पैसे नहीं पे किए हैं अभी तक? नो सर, आप नहीं जा सकते, कि वो हाँ। इलीगल एग्रीमेंट है, हाँ बिल्कुल, अब ऐसे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, आप जो है ना ऐसे करें, आप दोनों अपने माइक को ना खोल के रखते हैं। अनम्यूट ना, अब उसको म्यूट ना करें, अनम्यूट कर दें, खोल दें। अब आपको अगर कोई चीज़ पूछनी हो या मैं जब पूछूं तो आप आंसर करें, इससे जो है ना बेहतर रहेगा। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि जो स्टार्टिंग में ही अनलॉफुल हो। बच्चे को सेल किया मैंने, वो स्टार्टिंग में ही अनलॉफुल है, कि बच्चे को सेल नहीं किया जा सकता। बच्चा या किसी को भी इंसान को सेल नहीं किया जा सकता। दिस इज कॉल्ड द ट्रेड ऑफ स्लेव्स, जो कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अनलॉफुल है। ठीक है ना, नहीं किया जा सकता इसको सेल। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? जो स्टार्टिंग में ही अनलॉफुल हो, जो जिसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता एज पर लॉ। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर, एक एक सवाल, क्वेश्चन है। जी जी। जैसे आपने बोला है कि वॉइड है, बिनिशो एक वर्ड है और एक वॉइड है, ठीक है। तो अ, हमने पढ़ा था इसमें अपना आर्टिकल 8 ऑफ जो अपना आयन है, उस पे ये आता है कि वॉइड एक वर्ड होता है और वॉइड ए बिनिशो आता है। तो वहां पे इसका भी सेम मीनिंग है कि वॉइड, जो वॉइड ए बिनिशो है वो स्टार्टिंग से ही मतलब वॉइड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई इम्प्लीमेंट हो तो वो वॉइड करा दिया जाता है, यहाँ वॉइड ए बिनिशो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इन टर्म्स इस तरह लिखा हुआ है कि एनी लॉ which is which is inconsistent with the provisions of constitution, या any law which violates the provisions of constitution shall be void ab initio। यदि स्टार्टिंग में ही वो जो है ना वो void ab, कोई भी कानून तो बना दो या कोई भी तुम ऐसा एक्ट परफॉर्म करो जो डायरेक्टली वायोलेट करे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो void ab initio होगा। उसका मतलब एग्जैक्टली वही है जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, कि वो शुरुआत से स्टार्टिंग में ही जो ना वो void ab initio होगा, एंड इट shall not be enforced in the courts then। सर, फिर वॉइड ए बिनिशो और सिर्फ वॉइड सेम नहीं हो गए? मतलब वो तो स्टार्टिंग से खैर हो गया, मगर वॉइड भी तो स्टार्टिंग से ही होता है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। void।
वॉइड देखे ना, यहाँ पर हम वॉइड एग्रीमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वॉइड, वो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है ना, या नहीं है? यस सर। हाँ वो है, जिस तरह मैंने आपको, एग्रीमेंट साइन वर्ड। हाँ जी। वो वॉइड एग्रीमेंट वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। जिस तरह हम आगे अब चलेंगे वॉइड एबिल को जब पढ़ेंगे तो वो स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होगा, वो आगे चलकर हाँ बिकॉज वो। ऑफ सर्टेन डिफेक्ट वॉइड हो जाता है। सही है, ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वॉइड वॉइड एग्रीमेंट दोनों सेम ही है टर्म्स, वी कैन से वॉइड एब इनिशियो एंड टर्म वॉइड, दे बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। ओके सर, थैंक यू। तो अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो, जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मैं और आप जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, फॉर विच यू शैल पे टू मी, मुझे आप पैसे दोगे। ठीक है, और अगर मैं सपोज करो कि मैं आपको ना पढ़ाऊं और आप मुझे पैसे, आपने पैसे तो फीस पे कर दी, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप जो है ना इसको इन्फोर्स करा सकती हो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एग्री, क्योंकि इट इज इन्फोर्सेबल, और जो इसका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या था कि मैं आपको सर्व करूंगा, सर्विस दूंगा, तो ये इसका जो सब्जेक्ट है वो लॉफुल सब्जेक्ट है। Hence, just because of that reason, this agreement is enforceable by law. That's why this is a contract. अब आते हैं voidable एग्रीमेंट पर। voidable एग्रीमेंट का वही मतलब है जो कि आपने बताया कि voidable जो एग्रीमेंट होते हैं वो इन दी स्टार्ट वो अनलॉफुल नहीं होते हैं। ठीक है, वो इलीगल नहीं होते हैं, बट लेटर ऑन दे बिकम अनलॉफुल, दे बिकम इलीगल। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डिफेक्ट की वजह से वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एबल हो जाता है। ठीक है, सपोज करो कि भाई एक फ्रॉड का मामला है, फ्रॉड करता है कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट करते हैं कि मैं एक एग्रीमेंट करता हूँ पर्सन बी से कि मैं उसको घर बेचूंगा, उसको मैं घर दिखाता हूँ कि ये मेरा घर है, एंड आई शुड सेल दिस टू यू, फॉर विच यू हैव टू पे मनी टू मी। वो जो बंदा है उसको वो मुझे पैसे कर देता है, मुझे अकाउंट में मेरे पैसे उनको भेज देता है, और मैं उसके पैसे लेकर फरार हो जाता हूँ। हालांकि वो जो मेरा वो जो घर था ना वो मेरा नहीं है, वो पर्सन सी का था, इट वॉज द हाउस ऑफ समवन एल्स। ठीक है, जो कि पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका घर था। मैं जो है ना इस बंदे से पैसे लेकर अब भाग गया हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह की सिचुएशंस होंगी, ठीक है, जहां पर फ्रॉड का पता चल, आगे चलकर, आगे जो है ना वो बढ़ने के बाद अगर पता चल जाता है कि भाई फ्रॉड वगैरह था, तो दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो इसको जो है ना या तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाए या जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। इस केस में जो है ना जो मैंने बताया, इसमें तो अब कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है ही नहीं मेरी। लेकिन वो मामलात जहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर एक पार्टी माफ कर देती है तो फिर जो है ना और वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाए। आप लोगों के पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है वॉइडेबल एग्रीमेंट का कि एक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जो पहले सही था लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि इट वॉज अ फ्रॉड? अगर आपके पास कोई इलस्ट्रेशन हो तो बताएं वॉइडेबल एग्रीमेंट से, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। क्या एग्जाम्पल तो जो आपने दिया वही फिलहाल दिमाग में आ रहा है, मगर मतलब यह आइडिया है कि जो सेकंड पार्टी होती है, जो मतलब उनको रिसीव करना होता है कि कोई भी चीज़, तो उनके ऑप्शन भी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे या ना करे उस पे। चलें, ये एक और इलस्ट्रेशन है वॉइडेबल एग्रीमेंट की, इसको देख लें, ये बेहतर है, वो ये पिछली वाली इलस्ट्रेशन से भी ये ज्यादा बेहतर है। सारा इज a 20-year-old university student who signs a contract to purchase a car from a dealership। डीलर को कहती है कि मैं आपसे कार जो है ना बाय करना चाहती हूँ। शी इज ओनली 20 year old, लेकिन मेजर यानी कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकती है, शी इज नॉट अ माइनर। ड्यूरिंग द negotiation, the salesperson misleads her by claiming that the car has never been in an accident। ठीक है, तो वो जो सेलर है उसको कहता है कि ये जो कार है ना ये बहुत खूबसूरत है, ये अच्छी कार है, ये आप खरीदो, और इस कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, इवन दो इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ मेजर रिपेयर्स ड्यू टू अ प्रीवियस एक्सीडेंट। हालांकि उस जो कार की एक्सीडेंट हुआ था। सारा ट्रस्टिंग हर
ट्रस्टिंग द सेल्स पर्सन वर्ड साइंस द कॉन्ट्रैक्ट। सारा जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है, और उस बेचारी को पता नहीं है कि इसका एक्सीडेंट पहले कभी हुआ था। ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये वॉइडेबल एग्रीमेंट है, क्योंकि वो जो बंदा है, सेल्स पर्सन, इसको, इस लड़की को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको एक जो स्टोरी का जो एक्चुअल साइड है ना, वो नहीं बता रहा है, स्टोरी का एक्सीडेंट के बारे में नहीं बता रहा है। अब आगे चलकर ये होता है कि वो सारा जो इसको पता चल जाता है कि ये एक्सीडेंट इसका हुआ था, स्क्रैचेस वगैरह आगे चलकर वो देखती है या किसी मैकेनिक को दिखाती है, तो वो कहता है कि इसके तो एक्सीडेंट हुआ था पहले, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज द विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट। तो फिर जो है ना वो, अब सारा के ऑप्शन पर है, सारा ने सपोज करे अभी तक पैसे नहीं दिए, उसको कार तो मिल गई है, अब सारा के ऑप्शन पर है कि ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट को जो है ना वो ब्रीच कर सकती है, खत्म कर सकती है उसको, अगर वो चाहे तो, या अगर वो चाहे तो उसको आगे बढ़ा सकती है। वो कहेगी अगर ठीक है एक्सीडेंट हुआ था, चलें खैरे, मैं पैसे थोड़े कम दे देती हूँ, तो कम देकर पैसे वो कार को खरीद सकती है। तो नाउ दिस इज ऑन द ऑप्शन ऑफ सारा टू either breach the contract or to let it move on। ठीक है, now the next is chapter number 1 of the communication acceptance and revocation of proposals। हमें पता चला कि एक प्रपोजल क्या होता है और एक्सेप्टेंस उसकी किस तरीके से होती है। अब हम उसको देखेंगे कि एक बंदा प्रपोजल देता किस तरह है दूसरे बंदे को, और दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करता किस तरह है, या जो है ना इस प्रपोजल को या एक्सेप्टेंस को रिवोक किस तरह किया जा सकता है, खत्म किस तरह किया जा सकता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। टाइम बचा है जस्ट 2 मिनट्स, तो जहां तक पहुंच सके तब तक जो है ना हम वी ट्राई टू रीच एट देयर। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, ये सेक्शन नंबर 3 है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, acceptance or revocation of proposal and acceptance is done by an act or omission of the party proposing, accepting or revoking, and such act or omission must show intention। ठीक है भाई, एक बंदा प्रपोजल जब भेज रहा है तो पता कैसे चलेगा कि वो प्रपोजल भेज रहा है, इट शेल बी अकॉर्डिंग टू द एक्ट डन। ठीक है, उसका पता जो है ना चलेगा, एक्ट उसने जो किया होगा उसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई प्रपोजल देना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू सेल अ कार, तो ये प्रपोजल का आपको किस तरह पता चलेगा, मैं जो आपको एक ईमेल सेंड करता हूँ, तो यानी मैं ये एक्ट जो है ना परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा ईमेल सेंड करने वाला एक्ट है, दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। इसी तरह जब आपको ये ईमेल पहुंची, तो आप एक्सेप्ट करना चाहते हो उस मामले को, आप लेना चाहते हो मेरी कार, तो उसको आप कम्युनिकेट किस तरह करोगे, आप आके मुझे घर पे ये चीज बताओ, या ईमेल सेंड करो, या लेटर थ्रू टीसीएस भेजो, तो इट्स ऑन यू। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसी तरह होती है, और रिवोकेशन भी प्रपोजल की या एक्सेप्टेंस की इसी तरह होती है कि ईमेल के थ्रू मैं रिवोक कर दूं, या जो है ना वो बस एक्ट मेन चीज है। एक्ट या ओमिजन के, बाय एक्ट या ओमिजन जो है ना आई कैन रिवोक दैट प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन। तो टाइम ओवर हो चुका है।